BA बीएड, BFA, BSW, बी म्यूज़िक सभी के लिए एक ही पुस्तक है। गद्य स्पर्श इसकी पांचवी एक एकांकी है। यहाँ रोना मना है, जिसकी लेखिका है ममता कालिया। ममता कालिया का जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उसकी सहायता ले सकते हैं। एकांकी का सारांश कुछ इस प्रकार है। सारांश से पहले आपको इसमें मैं बताती हूँ, इसमें कुल मिलाकर कितने पात्र हैं। इसमें कालिंदी है जो कि इस एकांकी की नायिका है, मोहन की माँ, मोहन के पिता, जेठ जेठानी, सहेलियां, बच्चे और अन्य स्त्रियां। मोहन की माँ यानी कालिंदी की सास थी। मोहन जो कि कालिंदी का पति था। और कालिंदी की जेठ जेठानी, उनके 3 बच्चे बताए हैं जिनके नाम आपको मैं आगे एकांकी के सारांश में बताऊंगी। प्रस्तुत एकांकी नारी विमर्श पर आधारित है तथा इस एकांकी का शीर्षक न केवल करारा व्यंग्य करता है बल्कि कथा वस्तु को परिभाषित करता है। रूढ़िवादी भारतीय सामाजिक परिवार के परिवेश में असहाय नारी कालिंदी का मार्मिक चित्रण करुणा तथा विसंगति बोध के माध्यम से किया गया है। कहानी की शुरुआत होती है प्रथम दृश्य से। इसमें यह दिखाया गया है कि कालिंदी की सभी सहेलियां मिलकर गीत गा रही हैं और खिलखिलाकर हंसती हुई दिखाई गई है। उन सहेलियों में एक सहेली कालिंदी की माँ को हप्पो नाम से बुलाने का कारण पूछती है। नाम किसके द्वारा रखा गया है, ये सभी बातें माँ उसकी सहेलियों को बताती है कि यह नाम उसके भाई द्वारा रखा गया है। दूसरे दृश्य में वही शादी के गीत गाए जा रहे थे। सभी मिलकर बन्नी गीत गा रही थी। कालिंदी की सहेली उसे ढोलक बजाने के लिए कहती। इसी बीच बारात आ जाती है। सभी दूल्हे की तारीफ करती नजर आती है। यहाँ शादी कालिंदी की हो रही थी। सहेलियां उसे छेड़ती है और कालिंदी की शादी हो जाती है और उसकी विदाई कर दी जाती है और कालिंदी अपने ससुराल पहुंचती है। पुराने ढंग का मकान। दुल्हा दुल्हन घर के अंदर जैसे ही जाते हैं, लड़के के पिता आकर उसे किराए की पोशाक उतरवा कर ले जाते हैं। इधर सभी स्त्रियां कालिंदी को देख उसकी सास के सामने उसकी सुंदरता की तारीफ करती है और नाम के बारे में बात करती है कि बहू बहुत मुश्किल है। लेकिन तभी उसकी सास उसका नाम बदलकर लक्ष्मी रख देती है। एकांकी के तीसरे दृश्य में बताया है कि मोहन की माँ गुमसुम बैठी थी और मोहन इसका कारण अपनी माँ से पूछता है और वह कहता है, सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी पर छोड़कर आराम कर लिया करो। माँ कालिंदी के खिलाफ मोहन को भड़का देती है। तभी वह कालिंदी के पास जाता है। वह अखबार का एक टुकड़ा पढ़ रही थी। तभी वह उसे छीनकर उसे पढ़ाई की बजाय घर का काम करने के लिए कहता है। दोनों के बीच बातचीत या कहासुनी होती है कि कोई उससे खुश नहीं है। तभी कालिंदी भी बोलती है, वह उसे कोई अहमियत नहीं देता है, ऐसा कह देता है और उसे भला बुरा कहने लगता है। तभी माँ चिल्लाने की आवाज सुनकर आती है और जेठानी दोनों मिलकर आग में तेल डालने का काम करती हैं। तभी मोहन के तेवर और भी चढ़ जाते हैं और वह कालिंदी का सिर दीवार पर मार देता है। इधर आंगन में जेठानी के 3 बच्चे खेल रहे थे। अचानक डाकिया आता है, एक चिट्ठी देता है तो चंद्रभान, सूरजभान और त्रिलोकी तीनों मिलकर उस चिट्ठी को पढ़ लेते हैं। पता चलने पर वह अपनी चाची के पास रख आते हैं। कालिंदी, जिसे राय वाली भी कहते थे, बच्चों को पता चल गया था कि वह चिट्ठी छोटी चाची के लिए आई थी और उनके मायके से आई थी। बर्तन मांज कालिंदी बर्तन मांज रही थी। वह खुशी से चिट्ठी उठाती है कि अपने मायके से आई है और पढ़ती है। कुछ समझ न आने पर फिर से पढ़ती है
तभी वहां मोहन की माँ आती है और कालिंदी का ताने मारती है। जहाँ कालिंदी पूरी तरह से खो गई थी, वह आकर एक बर्तन को पैर से ठनकाती है। कालिंदी वहीं पर हाय मैया कहकर बेहोश हो जाती है। तभी सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तभी सबको पता चलता है कि राय वाली की माँ चल बसी है। तो कालिंदी के पीहर जाने का पर उसकी सास आपत्ति जताती है। लेकिन यहाँ पर मोहन कालिंदी की तरफ बोलता हुआ नजर आता है कि उसकी माँ चल बसी है तो उसको जाना चाहिए। लेकिन कालिंदी की सास उसको जाने से मना कर देती है, क्योंकि कल ही उसके देवर रामचंद्र का तिलक होने वाला था। बहू ही चली गई तो यहाँ की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। मोहन कालिंदी की जाने की बात कहता है, लेकिन उसकी माँ की बात सुनते ही वह उसकी बात में आ जाता है और वह अभी मायके नहीं जा सकती, यह तय कर लेता है। मोहन कालिंदी के पास जाकर पियर जाने के से मना कर देता है और यह बहाना कर देता है कि जब तक तुमको वहां से कोई लेने नहीं आता, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। दोनों में बहुत बहस होती है। यहाँ तक कि मोहन कह देता है कि गई तो मुड़कर वापस इस घर में नहीं आ सकती। इस बात को वह मजाक समझती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मोहन ये सभी सच में कह रहा था, तो उसे ऐसा झटका लगता है कि कालिंदी घर के काम झटका लगता है और वह आश्चर्य में पड़ जाती है। कालिंदी घर के कामों में लग जाती है। तभी भी उसकी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता रहता है। दृश्य 4 में बताया गया है कि घर में देवर के लिए तिलक की तैयारियों में सभी मेहमान आ गए थे और राय वाली इतनी व्यस्त थी, सुबह से बिना खाए पिए काम में लगी थी। सभी औरतें उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी और इधर गाना बजाना शुरू होता है। तभी कालिंदी से जिद करते हैं सभी कालिंदी से जिद करते हैं नाचने की, लेकिन वह मना करती है। फिर भी सभी के नहीं मानने पर वह भीड़ में सबके साथ नाचना शुरू करती है और नाचते नाचते उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का दृश्य आ रहा था, क्योंकि उसकी सास ने उसे, और वह रो भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी सास ने उसे रोने से मना किया था कि यहाँ कोई अपशकुन मत फैलाना। कालिंदी ढोलक बजाती है और नाचने वालियों के साथ मिलकर नाचती रहती है और अचानक वह महफिल में धड़ाम से गिर जाती है और गीत चलते रहते हैं। इस कहानी ने रूढ़िवादी भारतीय सामाजिक परिवार के परिवेश में असहाय नारी का मार्मिक चित्रण किया गया है तथा कालिंदी के ससुराल के प्रति उसकी पीड़ा का विरोध, उसका तांडव उसके नृत्य में प्रकट होता है। और अब यहाँ पर कालिंदी की इस कहानी की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता, कहानी का शीर्षक नारी विमर्श पर करारा व्यंग्य किया गया है। असहाय नारी कालिंदी का मार्मिक चित्रण किया गया है। अपने ससुराल में यांत्रिक उपकरण बनकर रह जाती नायिका के बारे में बताया है। नायिका की मां मरने पर रोने से उसको बाध्य किया जाता है। एक लड़की की ससुराल में जाते ही अपनी पहचान छीन ली जाती है। नारी पर अपना एकाधिकार यहाँ पर मोहन द्वारा बताया गया है। कालिंदी का चरित्र चित्रण कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। चरित्र चित्रण या चारित्रिक विशेषताएं एक ही होता है। इसको आप एक एक बिंदुओं के आधार पर आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से 16 अंक के लिए पूछा जाता है। पहला पॉइंट या पहला बिंदु बनेगा एकांकी की नायिका। इसको आप एक बिंदु लिखकर उसके अंदर आपको विस्तार से लिखना है कि कालिंदी का नाम हप्पो था और वह इस एकांकी की नायिका थी। इस तरीके से आपको इस बिंदु को विस्तार रूप से लिखना है। दूसरा बिंदु है माँ और भाई की लाडली बताई गई है, पढ़ी लिखी है, समझदार थी, गृह कार्य में निपुण थी, सहनशील थी, नाचने गाने की कला में निपुण थी और आज्ञाकारी थी। ये सारी कालिंदी की चारित्रिक विशेषताएं हैं। उसके मायके में यह नाम उसके द्वारा लिखी थी
कालिंदी एक पढ़ी लिखी नायिका थी और आगे भी पढ़ना चाहती थी। कालिंदी एक समझदार लड़की थी जो अपने ससुराल में आकर अपने आप को उनके अनुसार डाल लेती है और शादी के पहले ही दिन उसका नाम बदलकर लक्ष्मी रख दिया जाता है। वह गृह कार्य में पूरी तरीके से निपुण थी, घर का सभी काम करती थी और कालिंदी सहनशील भी दिखाया गया है, जो अपने पति की गालियाँ तथा मार भी सहन करती थी और साथ ही साथ अपनी सास की गालियाँ और ताने भी सहन करती हुई इस एकांकी में दर्शाया गया है। वह अपनी शादी में भी गाते हुए और अपने देवर की शादी में भी नाचते हुए दिखाया गया है और वह एक आज्ञाकारी पत्नी और बहू भी थी जो अपना कार्य अच्छे से निभाती थी। अपनी पीड़ा भी व्यक्त करने से बाध्य की जाती है, इसलिए वह अपनी पीड़ा अपने नृत्य में प्रकट करती है और सबके सामने वहीं पर गिर जाती है। मोहन पर टिप्पणी। मोहन इस एकांकी का सहायक पात्र है। यह कालिंदी अर्थात इस एकांकी की नायिका का पति दिखाया गया है, जो अपनी माँ की हर बात मानता है और माँ की बातों में आकर अपनी पत्नी पर चिल्लाता ही नहीं बल्कि उसके ऊपर हाथ भी उठाता है। वह अपनी पत्नी को पढ़ने से भी मना करता है और अपनी माँ की बातों में भी आ जाता है और उसकी माँ मर जाने पर भी उसे जाने नहीं देता है। वह कभी भी अपनी पत्नी की तरफ नहीं बोलता था, हमेशा अपनी माँ की बात मानने वाला एक आज्ञाकारी बेटे की तरह इस एकांकी में दिखाया गया है। एक अंक के प्रश्नोत्तर कुछ इस प्रकार है। यहाँ रोना मना है एकांकी की लेखिका कौन है या रचनाकार कौन है? तो उत्तर है ममता कालिया। लड़कियों का जमघट किसके घर पर था? उत्तर है कालिंदी के घर पर। गीत किसके घर गाए जा रहे थे और क्यों कालिंदी के और क्यों गीत कालिंदी के घर गाए जा रहे थे? उसकी शादी थी इसलिए। नाचना गाना किसको अच्छा लगता था? कालिंदी को नाचना गाना अच्छा लगता था। कालिंदी की माँ उसे क्या कहकर पुकारती थी? उत्तर है हप्पो। कालिंदी का हप्पो नाम किसने दिया था? उसके भाई ने। पैदा होने पर कौन गुलाबी और गुलगुली सी थी? उत्तर है कालिंदी। कालिंदी को हप्पो कहकर कौन नहीं बुलाने के लिए कहती है और किसे कहती है? कालिंदी की सहेली उसकी माँ को कहती है। सबसे अच्छा ढोलक कौन बजाती है? कालिंदी। कालिंदी की सहेलियाँ किसकी तारीफ कर रही थी? कालिंदी के होने वाले दूल्हे की। किसने किराए की पोशाक पहन रखी थी? मोहन ने अर्थात कालिंदी के पति ने। मोहन कौन था? कालिंदी का पति। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कालिंदी के पति का नाम क्या था? तो मोहन। पुलिस मुद्रा में बेट कौन रकम बटोर रही थी? मोहन की माँ। उजिता शब्द का अर्थ क्या है? उजाला। मोहन की माँ कालिंदी का नाम बदलकर क्या रख देती है? लक्ष्मी। राय वाली किसे कहा जाता था? कालिंदी को। मोहन किसे आराम से और रामायण बाँचने के लिए कहता है? अपनी माँ को। मोहन को कौन कालिंदी के खिलाफ भड़काती है? उसकी माँ। मोहन को औरत को दबाने की बात कौन करती है? उसकी माँ ही करती है। मोहन की माँ के अनुसार घर में कोई भी किससे खुश नहीं थे? कालिंदी से। मोहन किसकी खुशी की परवाह बिल्कुल नहीं करता था? अपनी पत्नी अर्थात कालिंदी की। मोहन किसको गालियां देकर बात करता है और कभी कभी हाथ भी उठा देता है? कालिंदी के ऊपर। मोहन को कालिंदी पर हाथ उठाने पर कौन उकसाते हैं? उसकी माँ और भाभी। चिट्ठी कहाँ से आई थी और किसके लिए आती है? चिट्ठी कालिंदी के मायके से कालिंदी के लिए आती है। कालिंदी की जेठानी के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। तीनों के नाम चंद्रभान, सूरजभान और त्रिलोकी। कालिंदी के मायके से आई हुई चिट्ठी कौन पढ़ लेता है? सूरजभान। हृदय विदारक चीख कौन और क्यों मारती है? कालिंदी। चिट्ठी पढ़कर चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था?
उसकी माँ चल बसी थी। किसकी माँ चल बसी थी? अर्थात कालिंदी की। मोहन के छोटे भाई का नाम क्या था? रामचंद्र। कालिंदी के ससुराल में किसका तिलक होने वाला था? उसके देवर या रामचंद्र का। किसकी माँ मर जाने पर भी उसे रोने पर बाध्य किया जाता है या रोने नहीं दिया जाता है? कालिंदी को। किसके पैर में मोच आ गई थी? सूरजबान की माँ के पैर में, अर्थात कालिंदी की जेठानी के पैर में। मोहन कालिंदी को उसकी माँ मर जाने पर उसे क्या बहाना बनाकर जाने से मना कर देता है कि जब तक तुम्हारे मायके से कोई लिवाने नहीं आएगा तब तक तुम नहीं जा सकती। नाचते हुए चक्कर खाकर कौन गिर जाती है? कालिंदी।